शर्मा जी देख लीजिए। तो वाटर चैप्टर मैं आपकी स्कूल की असाइनमेंट फॉलो नहीं कर रहा। मैं आपको ये चैप्टर करवा रहा हूँ। और आप ये चैप्टर, जी मैं पूरा चैप्टर आपको करा रहा हूँ और आपकी जो असाइनमेंट है वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी। मैं साथ साथ आपको ये भी बताता रहूंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो पहले मैं एक बार आपको ये दिखा देता हूँ कि क्या क्या इसमें जो क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैं एक बार पहले ही आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। यार, अगर आपके टीचर कराएंगे, मुझे पता नहीं वो कराएंगे नहीं कराएंगे, बट अगर वो कराएंगे सॉल्यूशन सॉल्यूट सॉल्वेंट, ये आपको समझ आना चाहिए। ये आपको समझ आना चाहिए। आपको ये समझ आना चाहिए एक्वस सॉल्यूशंस और नॉन एक्वस सॉल्यूशंस क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, बट मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं। आपको ट्रू सॉल्यूशन कोलॉइड सस्पेंशन समझ आना चाहिए। ये समझ आना चाहिए, जब तक चैप्टर खत्म होता है आपको ये समझ आना चाहिए। भाई साहब, तभी आपको लेक्चर भेजे गए थे, अब आपने देखे नहीं, समझ नहीं आएगा। ये टिंडल इफेक्ट है। ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको समझ आना चाहिए। तभी तो आपको लेक्चर भेजे थे, वीडियोस भेजे थे, आपने देखे नहीं। आपको सॉल्युबिलिटी समझ आना चाहिए। ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो आप एट्थ में कर रहे हैं। सेम से ही टॉपिक्स नाइन्थ में भी आ जाते हैं, और सेम से ही टॉपिक्स इलेवंथ में भी आ जाते हैं। एट्थ नाइन्थ इलेवंथ सेम वाटर का चैप्टर, सेम से वनडे। 3 साल आपको सरकार देगी समझने के लिए, तो 3 साल में कभी भी आप समझ सकते हैं। इलेवंथ में भी सेम चैप्टर आएगा, है ना। यहाँ पर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर आएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड गैसेस इन वाटर एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर और प्रेशर पे कैसे डिपेंड करती है। भाई साहब, स्कूल में कराया तो कराया, आपको पूछा जाएगा, नहीं कराया तो छोड़ दीजिए। जो जो स्कूल में कराया, मैं तो पूरा चैप्टर ही आपको करा रहा हूँ। ये टर्म्स आपको समझ आनी चाहिए, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इनका मतलब क्या होता है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये आपको समझ आना चाहिए। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, एनहाइड्रस सॉल्ट्स, फिर से एट्थ में करा रहे हैं, नाइन्थ में कराएंगे, टेंथ में कराएंगे, इलेवंथ में केमिस्ट्री लोगे तो फिर से आएगा। छोड़ दोगे तो इलेवंथ में छोड़ देना। बाकी एट्थ नाइन्थ टेंथ में 3 साल तो आएगा ही। तो अभी समझ लीजिए थोड़ा ध्यान से, तो आपके लिए बेटर है। तीन बहुत तीन वर्ड आपको समझ आने चाहिए, एफ्लोरेसेंस, डेलिक्वेसेंस, हाइग्रोस्कोपी। तीनों वर्ड्स आपको समझ आने चाहिए। लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है सर, कोई भी चीज़ मिस हो रही है आप दोबारा रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल, इसको बोलते हैं सर रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज, ये जो लिखी हुई है यहाँ पर, ये आपको क्रैम करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। अगर टीचर ने कराया तो याद करनी पड़ेगी, नहीं कराया तो छोड़ दीजिए। लॉजिकल है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर बहुत इंपॉर्टेंट। क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, रीजन ऑफ हार्डनेस, कि हार्डनेस किस वजह से होता है, वो आपसे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। हार्डनेस भी दो तरह की होती है, टेम्परेरी होती है, परमानेंट होती है। पूछा जाएगा आपसे कि क्या इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो है, देख लीजिए, शायद टीचर कराए तो ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर किया है तो आपको करना पड़ेगा। बाकी ये ज़रूरी है कि आप टेम्परेरी हार्डनेस कैसे निकालेंगे, आप परमानेंट हार्डनेस कैसे निकालेंगे, ये समझना ज़रूरी है। ये भी ज़रूरी है कि एडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर बताइए और डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर बताइए। ये सारा का सारा आपका चैप्टर है। तो रिकॉर्डिंग की जा रही है आपको, कोई वर्ड या कोई लाइन अगर मिस हो जाती है तो रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हैं, है ना। तो देखिए, ये तो बेसिक तामझाम है यार कि 70% ऑफ अर्थ सरफेस वाटर है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का 65% वाटर है। कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं, जैसे टोमेटो बता रहे हैं 95% वाटर है, वाटरमेलन जो है 92% वाटर है, आपकी बुक में लिखा हुआ है। वो बेसिक चीज़ है, इसमें इतना कोई खास कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। तो ये जो बेसिकली ये वाला जो पेज है, इसमें सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं पूरे चैप्टर के बारे में। जो चैप्टर शुरू होता है, जो काम की चीज़ें शुरू होती हैं, वो शुरू होती हैं यहाँ से। सबसे पहले जो सॉल्यूशन है, इट्स अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। होमोजेनस, होमोजेनस मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है। तो यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, एन इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इज दैट द सब्सटेंसेस ऑफ द मिक्सचर शुड नॉट रिएक्ट केमिकली। जो दो सब्सटेंसेस हैं, केमिकली रिएक्ट नहीं करने चाहिए, है ना।
सॉल्यूट और सॉल्वेंट में यूजुअली थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाती है। एक बहुत ही सिंपल निमोनिक है, वो ये है कि जो सॉल्वेंट वर्ड है वो बड़ा है, तो जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, और सॉल्यूट जो है वो छोटा वर्ड है, तो सॉल्यूट अंदर डाला जाता है। सो यू कैन हैव समथिंग लाइक दिस, जिसमें ये सॉल्ट है और ऊपर से आप वाटर डाल रहे हैं, तो उस केस में जो सॉल्ट है दैट विल बिकम द सॉल्वेंट। भाई साहब ऊपर देखिए, स्क्रीन की तरफ देखिए, सॉल्ट जो है वो सॉल्वेंट है और जो वाटर जो है वो सॉल्यूट है। बट आई कैन हैव अ सेम काइंड ऑफ सॉल्यूशन वेयर वाटर इज द सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है और ऊपर से जो सॉल्ट आप डाल रहे हैं वो सॉल्यूट है। तो बेस, बहुत बढ़िया, सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट से हमेशा, जो सॉल्यूट है, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ देख लीजिए, ये देखिए, सॉल्यूट वर्ड छोटा है, तो सॉल्यूट हमेशा कम क्वांटिटी में होगी, जो सॉल्वेंट की मात्रा है वो ज़्यादा होगी। उसके बाद आपके दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स, एक है एक्वा सॉल्यूशन। तो कोई भी सॉल्यूशन जो वाटर में बन रहा है उसको बोला जाएगा एक्वा सॉल्यूशन, और जो वाटर में नहीं बनता उसको बोला जाएगा नॉन एक्वा सॉल्यूशन। दो वर्ड, एक्वा सॉल्यूशन, नॉन एक्वा सॉल्यूशन। फिर से दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि लेट अस अज्यूम आपने वाटर लिया, सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर लिया, अब एक में आपने 1 स्पून डाल दिया सॉल्ट का, और दूसरे में 3 स्पून डाल दिया आपने सॉल्ट का, तो ऑफ कोर्स ये जो है ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, और ये जो होगा ये डाइल्यूट। तो एक्वस क्या होता है, जो वाटर में जो सॉल्वेंट जो है वो वाटर है, अगर सॉल्वेंट कोई और है उसको बोलते हैं नॉन एक्वस। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन जो है मिक्सचर। सॉल्यूट क्या होता है, जो कम क्वांटिटी में, सॉल्वेंट क्या होता है, जो ज्यादा क्वांटिटी में। आराम से सुनिए, यहाँ तो कोई डाउट है? अब देखिए, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन जो है उसका एग्जांपल कॉमन सॉल्ट एंड वाटर। कोलाइड सॉल्यूशन जो है मिल्क हो गया, आइसक्रीम हो गया, जेली हो गया, ये कोलाइड है। सस्पेंशन जो है, सस्पेंशन है फॉर एग्जांपल मडी वाटर। एक एक एग्जांपल याद कर लीजिए, आराम से समझिए। जो ट्रू सॉल्यूशन है होमोजेनस होगा, क्लियर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, इसमें जो सॉल्यूट का डायमीटर जो होगा वो लेस देन 10⁻⁹ होगा। ये आपको कुछ वीडियोस भेजे गए थे, जैसे आप ये वाला देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ आएगा, इसमें जो टिंडल इफेक्ट है वो और अच्छी तरह समझ आता है। तो ये जब आप देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ आएगा, उसके बिना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो ट्रू सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट डायमीटर है वो इतना रहता है। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर अंडर अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंदर भी आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। इन अ ट्रू सॉल्यूशन द सॉल्यूट पार्टिकल्स अरेंज देमसेल्फ बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर घुस जाते हैं। कोलाइड आर अ टाइप ऑफ मिक्सचर दैट इज इन बिटवीन होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस सस्पेंशन। एक्सट्रीम देख लीजिए, सस्पेंशन, सस्पेंशन वो है कि जिसमें मतलब ठीक तरह मिलन नहीं हो पाता। सस्पेंशन इज अ मिक्सचर इन विच द इनसॉल्युबल पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन लिक्विड और गैस। जैसे आप मडी वाटर आपने लिया, तो मडी वाटर आपने डाल दिया, बट इसको आप छोड़ेंगे, जैसे लेट अस अज्यूम यू लीव इट फॉर अ वीक, आप देखेंगे कि जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाती है और जो क्लियर पानी है वो ऊपर रहता है। जी, तो इसको बोलते हैं सस्पेंशन। जी, जो कलॉइड है वो बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी किताब में भी लिखा हुआ है, वो ये है कि इसमें जो डायमीटर है वो 10⁻⁹ है। इसमें अगर आप देखेंगे तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल है उसका जो डायमीटर है वो थोड़ा ज़्यादा है, वो 10⁻⁵ है। बट इसमें अगर आप देखेंगे तो बिटवीन 10⁻⁵ और 10⁻⁷ है। अब इसमें एक बहुत बढ़िया इफेक्ट जो बार बार मैं जो आपको बता रहा था 11th क्लास तक आपके साथ चलेगा, वो चलेगा टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट में ऐसा होता है, जो ये आप वीडियो जब देखेंगे तो आपको समझ आएगा। तो टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, आप जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के थ्रू आप लाइट पास करते हैं, ये देखिए, सॉल्यूशन के थ्रू लाइट पास करते हैं, तो वो जो लाइट का ट्रेस है आप कर पाते हैं, तो इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। सर तभी आपको बोला था ना आप देख के आइए, आप नहीं देखेंगे तो नहीं समझ आएगा ना आपको।
यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि प्लीज कम टू द क्लास प्रिपेयर्ड। ऐसे मत आइए क्लास में, ये तो फायदा नहीं होगा, एक आपका फिर से एक वीक खराब हो जाएगा। So colloidal solution exhibit the Tyndall effect, which is a phenomena in which a beam of light incident on collides are scattered due to the interaction between light and colloidal particles। तो इसमें क्या होता है, ये colloidal solution आपने लिया, जब आप लाइट इस पे डालेंगे तो यूल सी द, आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो ट्रैक है लाइट का वो आपको नजर आएगा। ये आप किस में देख पाते हैं, कोलाइडल, कोलाइडल सॉल्यूशन में। जो ट्रू सॉल्यूशन है उसमें दिखता नहीं है। एंड दैट इज व्हाई आई एम इंसिस्टिंग कि यू नीड टू सी दिस वीडियो सो दैट यू अंडरस्टैंड कि बात क्या हो रही है। ये तो यू वोंट अंडरस्टैंड। ओके, तो सॉल्युबिलिटी कैसे डिफाइन होती है? सॉल्युबिलिटी डिफाइन होती है कि आप कितने, जैसे सॉल्युबिलिटी डिफाइन करने के काफी वेज एंड मीन्स आपके पास हैं, बट यहां पर उन्होंने क्या बोल रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो पहली बात ये है कि जो सॉल्युबिलिटी है वो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर रहती है, इज डिफाइंड एज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स। जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स है, दैट कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट एट दैट टेम्परेचर एंड एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। फिर से समझ लीजिए, पहले तो जो टेम्परेचर है वो आपने डिफाइन कर लिया, लेट अस अज्यूम आपने टेम्परेचर मेजर कर लिया और जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। फिर जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। ये आपने जो, जैसे आप बॉम्बे बैठे हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपका मेजर हो रहा है। अब आप 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट लेंगे और आप देखेंगे कि उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो कितना डिजोल्व कर पाते हैं आप। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हैं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हैं। ग्लास ऑफ वाटर ले लीजिए, 1 स्पून डालिए, 2 स्पून डालिए, 3 स्पून डालिए, लेट अस अज्यूम आपने 5 स्पून डाल दिए। अब आप जब 6 स्पून डालेंगे तो आप देखेंगे जो शुगर है वो डिजोल्व नहीं होगी। जो शुगर है वो नीचे बैठनी शुरू हो जाएगी, वो डिजोल्व होना बंद हो जाएगी। बट वॉट यू कैन डू इज, इफ यू वार्म अप दिस ग्लास ऑफ वाटर इन माइक्रो, अगर आप इसको माइक्रो में गर्म करेंगे तो ये जो शुगर है ये डिजोल्व हो जाएगी। एंड देन इन द हॉट वाटर, जब आपने पानी को गर्म कर लिया, यू कैन डिजोल्व इवन से 10 स्पून ऑफ शुगर। सो कहने का मतलब जैसे जैसे आप पानी को गर्म कर रहे हैं वैसे वैसे जो सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर है वो इंक्रीज होती जा रही है। सो दैट इज वाई व्हाट इज ऑलवेज रिकमेंडेड इज कि जो भी आप, जब आप सॉल्युबिलिटी को मेजर करें तो आप चेक कीजिए कि कितने टेम्परेचर पे आप काम कर रहे हैं और कितने एटमॉस्फेयर पे काम कर रहे हैं, बिकॉज जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पे डिपेंडेंट है। नहीं समझ में आया? फिर से देख लीजिए। सो फॉर एग्जांपल बोला जा रहा है द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। अब ये एक सब्सटेंस है जिसकी सॉल्युबिलिटी आप चेक करना चाहते हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये आपने मेजर कर लिया एट अ सर्टन टेम्परेचर, इज 4 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो 100 ग्राम वाटर में जो सॉल्वेंट है उसमें 4 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, जी, 4/100 उसकी सॉल्युबिलिटी है। बट अगर आप देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड NaCl जो है वो आप ज़्यादा उसके अंदर डाल सकते हैं, वो 35.7 ग्राम डाल सकते हैं। तो सोडियम क्लोराइड की जो सॉल्युबिलिटी है दैट इज मोर देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। नहीं समझ में आया? फिर आता है, तो ये यहाँ पर फैक्टर्स पूछे जा रहे हैं कि भैया जो जो बात की जा रही है वो ये बात की जा रही है कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस है वो डिपेंड किस पे करता है। तो जैसे अभी हमने बात की कि यार डिपेंड करता है कौन सा सॉल्यूट है। अगर आप सॉल्वेंट देखेंगे, सॉल्वेंट तो वाटर ही है, बट KCl जो है, पोटेशियम क्लोराइड जो है वो कम हो रहा है और सोडियम क्लोराइड जो है वो ज़्यादा हो रहा है। फिर डिपेंड करता है यार सॉल्वेंट कौन सा है। अब कई बार ऐसे कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो वाटर में डिजोल्व नहीं होंगी, बट लेट अस अज्यूम वो अल्कोहल में होंगी या किसी और सब्सटेंस में होंगी। तो डिपेंड करता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि अलग अलग सॉल्वेंट्स है, वाटर है, अल्कोहल है, बेंजीन है। तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होंगे जो वाटर में नहीं होंगे, हो सकता है वो अल्कोहल में हो या बेंजीन में हो। तो यहाँ पर एक उन्होंने जैसे आपको लिस्ट भी दी हुई है कि ये सॉल्वेंट्स की लिस्ट है। सो इथाइल अल्कोहल, स्पिरिट, ऑयल, ये फलाना ढिमकाना। तो कई बार क्या होगा, लेट अस अज्यूम आप पेंट है आपके पास, हो सकता है कि जो पेंट है वो आपके पास जो पेंट है वो वाटर में डिजोल्व नहीं हो रहा। सो यू विल हैव टू ट्राई दैट कि शायद किसी दूसरे में, अल्कोहल में या ऑयल में या किसी दूसरा जो सॉल्वेंट है उसमें डिजोल्व हो जाए। तो सेकंड फैक्टर जो सॉल्युबिलिटी का फैक्टर है वो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। उसके बाद डिपेंड करता है टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको यहाँ बता रहा था कि कई बार क्या होगा कि आप
एक लिमिट से ज़्यादा वाटर में शुगर को डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो पानी है उसको गर्म करना पड़ेगा, और उसके अंदर आप जितना ज़्यादा गर्म करेंगे उतना ज़्यादा चीनी आप डाल पाएंगे। सो देर इज समथिंग कॉल्ड, हिंदी में एक वर्ड है, चाशनी। चाशनी, तो चाशनी में जैसे जब जलेबी बनती है, तो क्या किया जाता है कि ये वाटर है, अब इस वाटर को आपने ले लिया एक पैन में, और इस पैन में शुगर आप डालते रहते हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, और जो पानी है उसको गर्म करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, ताकि मोर एंड मोर शुगर गेट्स डिजॉल्व इन द वाटर। आप जो सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर इंक्रीज करते जा रहे हैं। ओके, अब ये देखिए, दो वर्ड्स, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बहुत सिंपल है यार। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि एट अ सर्टेन पर्टिकुलर टेम्परेचर आप जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाल सकते हैं सॉल्वेंट के अंदर, उसको बोल देते हैं सैचुरेटेड। और लेट अस अज्यूम कि आपके पास फिर से ये ग्लास ऑफ वाटर है, और आप इसमें मैक्सिमम जो है वो 3 स्पून डाल सकते हैं। अब 3 स्पून आपने डाला, और उसके बाद जब आप 4th स्पून डालते हैं, तो आपको लगता है यार ये जो शुगर है ये डिजॉल्व नहीं हो रही है, ये तो नीचे जाके बैठ रही है। तो कहने का मतलब, अगर हमने 3 स्पून ऑफ शुगर डाला है, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो कौन सा होगा, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। बट लेट अस अज्यूम हमने सिर्फ 1 स्पून डाला है, तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर से समझ लीजिए, आपने 3 स्पून डाले, 3 स्पून आराम से बिंदास उसमें डिजॉल्व हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट जैसे 3 स्पून आपने डाले पानी के अंदर, और वो बिंदास मतलब बैठा हुआ है और वो डिजॉल्व हो रहा है, आपको कोई शुगर नहीं नजर आ रहा। जैसे ही आपने फोर्स डाला, आपको नीचे शुगर नजर आना शुरू हो गया, तो आपको ये समझ आ गया कि मेरे पास अगर 3 स्पून मैं डालता हूँ तो मुझे मिलता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन, विच एम्प्लाइज कि अगर मैंने एक डाला, दो डाला, 2.5 डाला, तो मेरे पास क्या बनेगा, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। यहां तक कोई डाउट है? अब जो आप कह रहे हैं, अब आपने किया इसको हीट। जब आपने इसको हीट कर दिया, तो लेट अस अज्यूम अब आप 10 स्पून इसके अंदर डाल सकते हैं, 10 स्पून डाल सकते हैं। यहां तक कोई डाउट है? अब जो हीट है वो सेम है, हीट जो है आप करते जा रहे हैं, तो 10 स्पून आप डाल सकते हैं। इसके बाद क्या किया आपने, तो ये जो सॉल्यूशन आपके पास बन गया, ये बन गया आपके पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड का थोड़ा सा ध्यान से मतलब समझ लीजिए, हीट करके जबरदस्ती मार धाड़ के आपने उसके 10 स्पून उसके अंदर डाल दिए, उसकी औकात नहीं है। ये औकात आपको कैसे पता चलेगी? अभी इस हीट को बंद कर दीजिए, हीट को बंद कर दीजिए। अब आपका जो आउटसाइड टेम्परेचर है, लेट अस अज्यूम वो 28 डिग्री सेल्सियस है। अब ये जो मार तोड़ के आपने 10 स्पून डाले हैं, 28 डिग्री पे तो वो सिर्फ 3 स्पून बर्दाश्त कर सकता है। जो 7 स्पून ऑफ शुगर है वो तो एक्स्ट्रा है। वो जो एक्स्ट्रा शुगर है, उसके क्रिस्टल्स आपको यहाँ नीचे नजर आने शुरू हो जाएंगे। नहीं समझ में आया? तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब ये हुआ कि मार तोड़ के औकात से बाहर जो आपने उसके अंदर डाला हुआ है, उसको बोल देते हैं सुपर सैचुरेटेड। नहीं समझ में आया? उसके बाद देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टल्स, अब फिर से जो आपको रिक्वेस्ट की गई, उसके बिना समझ नहीं आएगा। तो ये जैसा ये एक्सपेरिमेंट है, इसमें जो सर है, उन्होंने एक्चुअल में दिखाया है कि जो क्रिस्टल्स हैं वो बनते कैसे हैं। मैं आपको सिर्फ अब ये देखिए, ऐसे क्रिस्टल्स बनते हैं। तो इसमें ये भी जो है, ऐसे क्रिस्टल्स आपको नजर आते हैं, ऐसे क्रिस्टल्स नजर आते हैं, ऐसे क्रिस्टल्स बनते हैं। तो ये आप नेक्स्ट टाइम इसको देख के आइए, आगे आपको समझ आए, नहीं तो समझ नहीं आएगा आपको। तो सो देर इज समथिंग, सो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस जो हैं, देर इज समथिंग कॉल्ड अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो ये वाले जो क्रिस्टल्स मैंने आपको दिखाए हैं, ये जो आपको क्रिस्टल नजर आ रहे हैं, जैसे कॉपर सल्फेट का ऐसा इस क्रिस्टल आपको नजर आएगा। तो जब कॉपर सल्फेट में पानी की मात्रा होगी, तो अब जैसे हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट जो है उसको लिखा जाता है
ऐसे करके लिख दिया जाता है CuSO4 5H2O। इसका मतलब ये हाइड्रेटेड है। तो ये वाला जो है ये ऐसा आपको ब्लू कलर का नजर आएगा। बट ये जो क्रिस्टल्स हैं अगर आप इनको हीट कर दें तो ये वाला जो 5H2O है ये उड़ जाता है, और जो आपके क्रिस्टल्स हैं वो व्हाइट कलर के हो जाते हैं। जो H2O है वो वेपोरेट हो जाता है। बोलिए। मैनमेड बना सकते हैं, आर्टिफिशियली बना सकते हैं, जैसे बनाना चाहते हैं। नेचुरल है सर, आप नेचुरल बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं। और एन हाइड्रेट सॉल्ट का मतलब ये हुआ कि जिससे आपने, जैसे ये अगर आपके पास हाइड्रेटेड सॉल्ट है, अगर आपने इसको गर्म किया तो ये जो पानी है वो पानी को छोड़ देगा। अब ये तीन तरह की प्रॉपर्टीज क्लास 10 तक आपके साथ चलने वाली हैं। तो पहली प्रॉपर्टी एफ्लोरेसेंस। इसका मतलब ये हुआ कि certain hydrated crystal when exposed to the atmosphere at ordinary temperature lose their water of crystallization and are transformed to powder। तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं, जैसे ये एग्जांपल्स हैं, ये कुछ एग्जांपल जो भी आपके स्कूल ने आपके साथ शेयर किए हैं आपको याद करने पड़ेंगे। इस चैप्टर में रट्टा काफ़ी है। अगर आप उसको रट्टा नहीं मारेंगे, क्रैम नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे। रट्टा बहुत है इसमें। तो नेक्स्ट वीक जब आप आएँ तो आपके पास नोट्स होने चाहिए। नेक्स्ट वीक जब आप आएंगे तो नोट्स बना के लाइए इस पूरे चैप्टर के, क्योंकि इसमें समझाने की चीज़ें कम है बट रट्टा जो है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत चीज़ें क्रैम करनी पड़ेंगी आपको। तो एफ्लोरेसेंस की डेफिनेशन, साथ में उसके कुछ दो तीन एग्जांपल्स, तो वो हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स जो कि पाउडर बन जाते हैं व्हेन दे आर एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, उनको बोलते हैं एफ्लोरेसेंस। अब कंफ्यूजन आती है डेलिक्वेसेंस में और हाइग्रोस्कोपी में। इसके लिए आपको जो लेक्चर देखना है, जो आप अब आपका जो होमवर्क रहेगा वो ये है, ये वाला लेक्चर आपको देखना है, डिफरेंस बिटवीन डेलिक्वेसेंस एंड हाइग्रोस्कोपी। मैं एक मतलब समझा देता हूँ आपको। मतलब ये होता है भाई, पहले हाइग्रोस्कोपी देख लीजिए। हाइग्रोस्कोपी ये होता है कि जब आप टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे एटमॉस्फेयर पे एक्सपोज करते हैं तो जो सब्सटेंस है वो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेता है। इसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपी। तो इसके जो एग्जांपल्स हैं, जी, तो इसमें जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये एग्जांपल्स जो दिए हुए हैं, हाँ, ये हाइग्रोस्कोपी के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये क्लास 10th में भी आपके काम आएंगे, तो इसको याद कर ही लीजिए। क्लास 10th में बोर्ड में ये पूछे जाते हैं, क्लास 9th में फिर से आते हैं। तो CaCl2 जो है, H2SO4 जो है, P2O5 जो है, CaO जो है, ये अगर आप छोड़ देंगे एटमॉस्फेयर में तो पानी को अब्जॉर्ब कर लेंगे। बट डेलिक्वेसेंस जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो पानी है उसको बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करके दे ऑलमोस्ट बिकम अ सॉल्यूशन। सो फॉर एग्जांपल आई गिव यू एन एग्जांपल। सो फॉर एग्जांपल लेट अस अज्यूम आपके पास CaCl2 है और आपके पास NaCl है। अब CaCl2 जो है आपके पास पाउडर है, वो पानी अब्जॉर्ब करेगा और मॉइस्ट हो जाएगा। बट NaCl जो है वो इतना ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब करेगा कि ऑलमोस्ट एक सॉल्यूशन बन जाएगा, मतलब वाटर सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूशन मतलब आपको ऐसे नीचे पानी नजर आएगा। जी 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 जी, वो एकदम मतलब आपको ऐसे पानी सा नजर आना शुरू हो जाएगा, मतलब वो पूरा का पूरा पानी बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो हाइग्रोस्कोपी का मतलब ये होता है कि जो आपका जो सॉल्ट है, ये वाले जो आपको क्रिस्टल्स दिए हुए हैं, जो सॉल्ट आपको दिए हुए हैं, ये जो सॉल्ट है यार, ये सिर्फ मॉइस्ट होंगे, ऐसा नहीं होगा कि मतलब पूरा एकदम मतलब पानी पानी हो गया। बट ये वाले जो हैं, जो डेलिक्वेसेंस है, ये बहुत ही ज्यादा, आई एम सॉरी, ये डेलिक्वेसेंट है, ये डेलिक्वेसेंट है, ये हाइग्रोस्कोपिक है। तो हाइग्रोस्कोपिक जो है वो सिर्फ मॉइस्ट होंगे, ये वाले जो हैं ये सिर्फ मॉइस्ट होंगे। बट ये वाले जो हैं भाई, ये तो एकदम मतलब पानी पानी हो जाएंगे, पूरा का पूरा ऐसे सॉल्यूशन आपको नजर आएगा। बार बार बोल रहा हूँ, फिर से समझ लीजिए एग्जाम्पल्स। 2 to 3, जी सर, एग्जाम्पल्स 2 to 3 आपको याद करने पड़ेंगे। डेफिनेशन याद करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे मत छोड़िए।
ओके, नाउ देर इज समथिंग कॉल्ड अ रिएक्टिविटी सीरीज। अगर आपको नहीं याद तो याद कर लीजिए। ये वाली जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आपकी बुक की नहीं है, बट ये बेटर है। इसमें सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सारे कवर हो जाते हैं। अब इसका जो फ़ायदा है, एक बहुत बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा हो जाता है। कैसे फ़ायदा हो जाता है, ये क्लास 10 तक आपके साथ चलने वाली है। तो इसमें काफ़ी जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाते हैं। सो लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, फलाना ढिमकाना, तो ये सारा के सारा आपको याद करना पड़ेगा। अब ब्रॉडली इसमें भाई ऐसा है, अगर आप देखेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक सारे के सारे ऑक्सीजन में रिएक्ट करेंगे। बट एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये हो जाता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम हो जाता है। ऊपर वाले जो है वो बहुत रिएक्टिव है। सो फॉर एग्जांपल आपको गोल्ड है, सिल्वर है, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम है। बट ऊपर वाले जो हैं उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत फटाफट रिएक्शन होता है, नीचे वालों का कम होता है। इसका फर्क क्या पड़ता है? इसका फर्क ये पड़ना शुरू हो जाता है कि चाहे आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, चाहे आप डाइल्यूट एसिड के साथ कर रहे हैं, चाहे आप वाटर के साथ कर रहे हैं, किसी के साथ भी कर रहे हैं। अब जैसे वाटर के साथ भी करेंगे तो यहाँ तक ये गोल्ड और सिल्वर जो हैं इनका जो वाटर के साथ जो रिएक्शन है वो बहुत 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 ज़्यादा स्लो है। बट ऊपर वाले जो हैं वो फटाफट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। और वाटर पे भी ये आप अलग अलग तरह रिएक्शन कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आप रिएक्शन स्टीम के साथ कर सकते हैं, आप रिएक्शन हॉट वाटर के साथ कर सकते हैं, आप रिएक्शन जो है वो कोल्ड वाटर के साथ कर सकते हैं। तो जैसे ये ऊपर वाले जो लिथियम और पोटेशियम, ये तो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेंगे, बट हो सकता है जहां तक आप नीचे जाएं, लेट अस अज्यूम मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सो तब तक आपको शायद स्टीम या हॉट वाटर यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है, इससे आप रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद इवन रिएक्शन विद एसिड्स, और क्लास 10th में आप एक टॉपिक करेंगे मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन और इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें भी ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है, जी, ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करनी पड़ेगी अगर आपको याद नहीं है। कुछ डाउट है यहाँ तक आपको? बोलिए। आप इसको रिएक्टिविटी सीरीज को याद कीजिए, फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी इसकी जरूरत नहीं, अभी तो सिर्फ याद कीजिए, है ना? अभी तो सिर्फ याद कीजिए। तो एक काम करेंगे, आ, एक काम करेंगे, नेक्स्ट ट्यूसडे को आपका एक छोटा सा टेस्ट कर देंगे, है ना? ये चैप्टर को पूरा करके लाइए, ताकि आपका एक टेस्ट किया जाए, नहीं तो फिर आप ऐसे ही घूमते फिरते आ जाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। तो ये अगर आप देखेंगे, सो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन अलग है, हॉट वाटर के साथ दूसरे करते हैं। जो स्टीम है, जैसे जैसे आप नीचे आते हैं, जिंक, एल्युमिनियम, आयरन जो है, उसके लिए आपको स्टीम चाहिए होती है। बट ऊपर वाले जो हैं वो कोल्ड वाटर के साथ ही काम उसका चल जाता है। सर भेजेंगे ना? तो आप फाइनली देख लीजिए, वो भेज लीजिए, पहले देख लीजिए, खत्म कर लेते हैं उसको। देखिए, अब हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, देखिए, सिंपल डेफिनेशन, हार्ड वाटर जो है वो लेदर इजीली नहीं करता, और जो सॉफ्ट वाटर है वो फटाफट लेदर कर लेता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर वो लेदर इजीली, मतलब जो उसका झाग है वो जल्दी नहीं बनता। जी, झाग। सो बेसिकली अगर उसका झाग नहीं बनता तो रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये है कि इट हैज़ लॉट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, salts of soluble salts of calcium and magnesium in the form of bicarbonate, sulfates and chlorides। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हैं वो आपको क्रैम करनी पड़ेंगी, रटनी पड़ेंगी आपको। जो रटनी पड़ेंगी वो देख लीजिए। सबसे पहले, जो टेम्परेरी हार्डनेस है उसका रीज़न क्या है? टेम्परेरी हार्डनेस का जो रीज़न है, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। बाइकार्बोनेट मतलब HCO3। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट है उसकी वजह से आपको टेम्परेरी हार्डनेस मिलती है। परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से मिलती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो क्लोराइड्स और सल्फेट्स हैं उसकी वजह से आपको क्या मिलती है? परमानेंट हार्डनेस। तो ये आपको एकदम मतलब क्रैम 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 होनी चाहिए। यहाँ तो कोई डाउट है? जो हार्डनेस है, जो टेम्परेरी हार्डनेस है, वो आप सिंपल बॉइलिंग से निकाल सकते हैं। बट ये जो है ये स्टेबल टू हीट है।
तो आपको क्या चाहिए, वॉशिंग सोडा या जियोलाइट। जियोलाइट का फॉर्मूला आपकी बुक में नहीं दिया, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। बट वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला है वो Na2CO3 है। तो जी, सोडियम कार्बोनेट। जो सिंपल मीन से, जो बॉइलिंग से आप निकाल सकते हैं, वो कौन सा निकाल सकते हैं, टेम्परेरी, और जिसके लिए आपको अलग से उसके अंदर कुछ और केमिकल्स डालने पड़ेंगे, जो वॉशिंग सोडा जियोलाइट जैसे डालने पड़ेंगे, वो जो है वो परमानेंट हार्डनेस है। सब रटना है सर आपको। मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस चैप्टर में रटना बहुत है। फिर देखिए, सॉफ्टनेस ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ हॉट वाटर। तो वही जो चीज़ हमने पहले की है उसी को रिपीट किया जा रहा है, कि जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो आप बॉइलिंग से निकाल सकते हैं, बट जो परमानेंट हार्डनेस है उसके लिए वॉशिंग सोडा जो Na2CO3 है वो करना है। ये अगर आपकी टीचर ने कराया है तो आपको याद करना है, अगर नहीं कराया है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कि भैया एडवांटेजेस बता दीजिए और इसका डिसएडवांटेजेस बता दीजिए। एडवांटेजेस तो एक तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि कैल्शियम आप ले रहे हैं तो इट्स गुड फॉर योर टीथ एंड बोन्स, है ना। तो जो मैग्नीशियम है उसी तरह इट इज़ वन ऑफ दोज माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कि हमारी आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है। तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि कुछ इसके साथ ऐसी चीज़ें आती हैं जो एनीवेज आपके इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें बताया हुआ है कि हार्ड वाटर इन लेड पाइप्स फॉर्म्स अ इनसॉल्युबल कोटिंग ऑफ लेड PbSO4। दिस प्रिवेंट्स फर्दर एक्शन ऑफ वाटर ऑन लेड पाइप्स एंड लेड पॉइजनिंग इज चेक्ड। तो जो लेड पॉइजनिंग है वो जो है वो प्रिवेंट हो जाती है। फिर से देख लीजिए, हार्ड वाटर इन लेड पाइप्स फॉर्म्स अ इनसॉल्युबल कोटिंग ऑफ लेड कंपाउंड्स। तो जो लेड पाइप्स में जो हार्ड वाटर है वो एक इनसॉल्युबल कोटिंग बना देता है लेड सल्फेट की। तो जो ये जो लेड सल्फेट है, क्योंकि इनसॉल्युबल कोटिंग बन जाती है, ये जो आपकी पाइप्स है, ये लेड की पाइप है। तो जो हार्ड वाटर है वो क्या करता है, इस पे एक इनसॉल्युबल कोटिंग बना देता है, किसकी, लेड सल्फेट की। इस वजह से जो लेड है वो पानी में डिजोल्व नहीं होता। और ये जो लेड है ये पानी में अगर डिजोल्व हो जाता है तो आपके बॉडी में जाता। सो ड्यू टू हार्ड वाटर, जो हार्ड वाटर है वो लेड सल्फेट की वजह से आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाता। सो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ हॉट वाटर। फिर देख लीजिए डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस यार ऐसा है कि ये स्केलिंग करता है। स्केलिंग ऐसे करता है कि फैक्ट्री आपने बनाई है, फैक्ट्री में जो आपने पाइप्स लगाई, तो ये साइड में स्केल्स बनने शुरू हो जाते हैं। सो जैसे आपने 2 साल बाद इतना इसकी स्केल बन जाएगा, 4 साल बाद इतना बन जाएगा। सो धीरे धीरे इसमें से जो पानी जाना वो बंद हो जाएगा, बिकॉज इसको बोलते हैं स्केलिंग। स्केलिंग। तो वेस्टेज हो रही है फ्यूल की। ठीक है, आप चैप्टर एक बार फिर से पढ़िए, और जी वो भी भेजिए जो जो कट चुका है, और जो लेक्चर्स आपको भेजे गए हैं वो भी करिए।